Welcome to the HealthCysio. Next and a very important topic is blood. ब्लड को उर्दू में खून कहा जाता है। इस यूनिट में ब्लड के इंट्रोडक्शन से लेकर ब्लड की बीमारियों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्लड की एनाटॉमी और फिर उसके साथ इसकी फिजियोलॉजी को भी स्टडी किया जाएगा। ब्लड के इस यूनिट को 4 वीडियोस में मुकम्मल किया गया है। ये काफ़ी लेंथी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्लाइड को रीड करने से पहले ब्लड को जानने की कोशिश करते हैं। इंसानी जिस्म को ज़िंदा रहने, नशोनुमा पाने और काम करने के लिए मुख्तलिफ अशिया मसलन ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती है। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा और हिस्सों को ये अशिया खून के ज़रिए बाहम पहुँचती हैं। इस तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से बहुत सारे फालतू मादे और गैसें भी खून ही के ज़रिए इकट्ठे होकर मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचते हैं, जो इन्हें खारिज करने का काम करते हैं। हार्मोन भी खून के ज़रिए दीगर जिस्मानी अज़ा तक पहुँचते हैं। इस तमाम अमल के लिए खून इंसानी जिस्म के अंदर हर वक्त गर्दिश में रहता है। खून की ये गर्दिश एक मरबूत निज़ाम के तहत अमल पजीर होती है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। निज़ाम दौरान खून से मुतल्लिक़ अज़ा यानी दिल, शरियानों और बरीदों के मुतल्लिक़ इल्म की तशरीह को एंजियोलॉजी का नाम दिया जाता है। अब एक बार स्लाइड को भी रीड करते हैं और मज़ीद ब्लड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप है। ये बात हमने टिश्यू के चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी की है। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक टिश्यू का चैप्टर नहीं स्टडी किया तो पहले उस वीडियो को लाजमी से देख लें, ताकि आपको ब्लड को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो इस तरह ये बात क्लियर हो रही है कि ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू की ही एक टाइप है। इट इज़ अ मीजोडर्मल इन ऑरिजन। अखज़ ये कहाँ से किया गया है? मीजोडर्मल लेयर से। मीजोडर्मल क्या होती है? 3 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली तह को एक्टोडर्म, दरमियानी तह को मीजोडर्म और उससे अंदरूनी तह को एंडोडर्म का नाम दिया जाता है। तो ब्लड कहाँ से अखज़ किया गया है? मीजोडर्मल लेयर से। अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ एन अडल्ट बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ ब्लड। इंसानी बॉडी का जितना भी टोटल वज़न है, उस वज़न में से 8% जो उसका वज़न है वो उस पर ब्लड मुश्तमिल है। फीमेल हैव अराउंड 4 to 5 लीटर्स वाइल मेल्स हैव अराउंड 5 to 6 लीटर्स। औरतों के अंदर 4 से 5 लीटर खून पाया जाता है, जबकि मर्दों के अंदर इसकी अमाउंट 5 से 6 लीटर तक होती है। इट्स मीन टेम्परेचर इज़ 38 डिग्री सेल्सियस। खून का जो अपना टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इट हैज़ अ pH ऑफ 7.35 to 7.45 मेकिंग इट स्लाइटली बेसिक। खून की जो बेसिक pH होती है, यानी खून जो होता है वो बेसिक होता है और इसकी pH 7.35 से लेके 7.45 तक होती है। ब्लड इज़ अबाउट 4.5 to 5.5 टाइम्स एज विस्कस एज वाटर। अगर आप पानी को और ब्लड को दोनों को अलग-अलग बीकर के अंदर रखें तो आपको जो है वो पानी जो है वो इतना विस्कस नज़र नहीं आएगा, जबकि ब्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। अगर पानी और ब्लड को कंपेयर किया जाए तो ब्लड जो है वो थिक होता है, यानी कि विस्कस होता है, जबकि पानी जो है वो विस्कस नहीं होता। ब्लड इन द आर्टरीज इज़ अ ब्राइटर रेड देन ब्लड इन द वेन्स। यहाँ पर असल में वो ये बताना चाह रहा है कि जो खून जो है वो शरियानों में भी मौजूद होता है और वरीदों में भी मौजूद होता है। जो खून शरियानों यानी कि आर्टरीज़ के अंदर होता है उसका रंग काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर यानी कि फ्रेश कलर होता है। फ्रेश सुर्ख रंग का वो खून होता है, जैसे आपको अपनी स्लाइड का पीछे वाला कलर नज़र आ रहा है। जबकि वरीदों के अंदर यही जो खून है वो थोड़ा सा गहरा होता है और वो उतनी चमक नहीं रखता, बिकॉज ऑफ द हायर लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द आर्टरीज। क्यों शरियानों के अंदर खून का जो रंग है वो फ्रेश होता है, फ्रेश रेड की मानद होता है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ। ये सारी बातें हम अगली स्लाइड्स के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ वी सी द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। खून 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, या यूँ कह लें कि खून के 2 हिस्से होते हैं। पहला पार्ट क्या है? सेलुलर पार्ट, जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है और इसकी तादाद होती है 45%। दूसरा पार्ट है नॉन सेलुलर पार्ट, जिसको प्लाज्मा भी कह सकते हैं और इसकी अमाउंट होती है 55%।
अब यहाँ पर अमाउंट से क्या मुराद है? अगर 100% ब्लड है और 100% में ये कहा जाए कि इसमें सेलुलर पार्ट कितना है और नॉन सेलुलर कितना है, तो 100% ब्लड के अंदर से 45% सेलुलर पार्ट है और 55% नॉन सेलुलर पार्ट है। अब देख लेते हैं कि सेलुलर पार्ट क्या होते हैं। सेलुलर पार्ट से ये मुराद होता है कि जिनके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। कौन से सेल्स ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं? RBCs, जिनको रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। इनको अरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। दूसरे सेल्स होते हैं WBCs, जिनको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं और इनको लीकोसाइट भी कहा जाता है। और तीसरे टाइप के सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स। सेल के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर 3 टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं नॉन सेलुलर पार्ट की, जिससे मुराद ये है कि सेल यानी कि सेल्स मौजूद नहीं होते ब्लड के अंदर। कौन से वो सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर मौजूद नहीं होते? उनको कहा जाता है प्लाज्मा। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में ब्लड की कंपोजिशन देखी, जिसमें सेलुलर पार्ट 45% और नॉन सेलुलर पार्ट 55% था। अब इस तस्वीर की मदद से इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। दरमियान में आपको ब्लड का एक ड्रॉप नज़र आ रहा है। ये जो आपको दरमियान में तस्वीर नज़र आ रही है, ये असल में ब्लड का एक ड्रॉप है। इस ब्लड के इस ड्रॉप के अंदर प्लाज्मा कितने फ़ीसद है? वो नीचे जो आपको येलो कलर के अंदर मटेरियल नज़र आ रहा है, वो है प्लाज्मा, जो कि इसका नॉन सेलुलर पार्ट है ब्लड का। और वो कितना दिखाया गया है? 55%। जबकि दूसरे जो सेल्स मौजूद हैं, जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स आपको वाज़िया तौर पे रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स आपको वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं, और प्लेटलेट्स भी साथ में छोटे छोटे प्लाज्मा के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये सेलुलर पार्ट है ब्लड का। और ये कितने फ़ीसद है? 45%। Now we see the composition of plasma. Plasma consists of two parts, fluid part and solid part. Fluid part कहते हैं liquid form को, जिसके अंदर 91% पानी मौजूद है। जबकि दूसरा पार्ट है solid part, जो कि 9% है। solid part के अंदर दो तरह की substances आ जाती हैं, organic substances और inorganic substances। organic substances कौन कौन सी मौजूद हैं? प्लाज्मा प्रोटीन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, नॉन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, एंजाइम्स और पिगमेंट्स। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 100% प्लाज्मा में से आपने फ्लूइड पार्ट और सॉलिड पार्ट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम की मदद से, जो कि आपको साथ में नज़र आ रही है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें और ट्यूब को देखें, तो ट्यूब के अंदर जो है 100% हमारे पास प्लाज्मा मौजूद है। इस 100% में लिक्विड कितना है और सॉलिड कितना है, ये जानना है हमने। लिक्विड जो है वो पार्ट होगा जो कि ट्यूब के ऊपर हमें नज़र आएगा, जो कि 91% होगा और तादाद में यानी कि ज़्यादा है। जबकि जो सॉलिड पार्ट होता है वो तह के नीचे बैठना शुरू हो जाता है, जो कि सिर्फ 9% होगा और इसकी अमाउंट जो है वो पूरी ट्यूब से कम होगी। अब प्लाज्मा में मौजूद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सबसे पहले आ जाता है प्रोटीन्स। कौन कौन सी प्रोटीन्स प्लाज्मा में मौजूद होती हैं? एल्ब्यूमिन 4.5 to 5.5%, फिब्रिनोजन ओनली 0.2%, ग्लोबुलिन 1.3 to 2% और प्रोथ्रोम्बिन ओनली 0.1%। सिर्फ आपको यहाँ पर इतनी बात याद रखनी है कि प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं? एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन। ओनली 4 प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा। अब देख लेते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस कौन कौन सी हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, आर्सेनिक एसिड और एमोनिया। ये क्या है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। नॉन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस ये कौन कौन सी मौजूद हैं प्लाज्मा में? ग्लूकोज, कोलेस्ट्रोल, गैलेक्टोज, फास्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स। कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा में, वो भी देख लेते हैं। अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लाइपेज, फास्फाटेज, सीरम ग्लूटामिक पार्विक ट्रांसमिनेज। इसको हम SGPT के एब्रीवेशन से लिखते हैं। अगला है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसमिनेज, जिसको SGOT कहा जाता है। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जिसको LDH का नाम दिया जाता है।
इन सब के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है प्लाज्मा में वो है पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा में? बिलिरुबिन्स। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन सी मौजूद होती हैं प्लाज्मा में। सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम और फास्फोरस। अब आपने इस कंपोजिशन के अंदर असल में क्या चीज़ याद रखनी है वो नोट डाउन कर लें। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा के कितने हिस्से होते हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटीन्स कौन सी प्लाज्मा में पाई जाती हैं, और इसके साथ कौन से पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, और एक और चीज़ कि कौन कौन से एंजाइम जो है वो प्लाज्मा का हिस्सा होते हैं। बस ये चीज़ें जो है वो आपने लाजमी से याद करनी हैं। और अगर कोई ये भी पूछ ले कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन सी मौजूद होती हैं, तो उनके अंदर आपको सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और कैल्शियम और आयोडीन ये जो है वो लाजमी से पता होनी चाहिए। नाउ वी सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। खून की खसूसियात। फर्स्ट इज़ कलर। खून का रंग क्या होता है? ब्लड इज़ रेड इन कलर। खून सुर्ख रंग में पाया जाता है। ब्लड कंटेन ऑक्सीजन इज़ ब्राइट रेड इन कलर, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड इज़ ऑफ पर्पल रेडिश कलर। जो खून शरीयानों में पाया जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है, जिस वजह से खून का रंग रेड होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इन रेड इन कलर होता है, यानी कि फ्रेश ब्लड होता है। जबकि जो खून वरीदों में पाया जाता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, जिस वजह से उसका कलर गहरा होता है, पर्पल रेडिश कलर में। नाउ वी सी द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स। एवरेज जो ब्लड की निकाली गई है उसके वॉल्यूम की वो तकरीबन 5 लीटर है एक अडल्ट पर्सन के अंदर। इन न्यू बॉर्न बेबी द वॉल्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 450 ml। इन फीमेल्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लीटर्स। न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर खून का जो वॉल्यूम है, यानी कि खून का जो हुजम है, वो तकरीबन 450 मिलीलीटर होता है। जबकि एक अडल्ट फीमेल के अंदर इसकी अमाउंट जो है वो 4.5 लीटर पाई जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी है ब्लड की, वो है पीएच। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड इट्स पीएच इज नॉर्मल कंडीशन इज 7.4। ब्लड की जो पीएच है वो बेसिक इन नेचर होती है और इसकी पीएच कितनी है? 7.4 इसकी नॉर्मल पीएच है। विस्कोसिटी यानी कि ब्लड की जो है वो थिकनेस कितनी होती है? ब्लड इज़ 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। ब्लड जो है वो 5% यानी 5% या कह लें या 5 टाइम्स जो है वो ब्लड से ज़्यादा गहरा होता है, ज़्यादा थिक होता है। अगर आपके सामने दो बीकर रखे जाएं, एक में पानी डाला जाए और एक में खून डाला जाए, तो आप दोनों को जो है वो उसके अंदर अपनी फिंगर टिप करके देखें, तो पानी जो है वो आप इसके अंदर फिंगर टिप करेंगे तो पानी जो है वो उसी वक्त आपकी फिंगर से स्किप हो जाएगा। जबकि अगर ब्लड में से वही आप फिंगर स्किप करेंगे, टिप करके देखेंगे, तो ब्लड जो है उसके ड्रॉप्स आपके हाथ के साथ थोड़ी देर के लिए लगे रहेंगे और वो वहीं पर ड्राई हो जाएंगे। तो क्या हुआ? विस्कोसिटी क्या है ब्लड की? 5 टाइम्स ग्रेटर देन वाटर। इट इज़ ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसकी विस्कोसिटी असल में पानी की निस्बत जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं? जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिए हैं, रेड ब्लड सेल्स और इसके साथ कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह। ब्लड के सेलुलर पार्ट में पहला सेल है आरबीसीज। इनको रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसीज आर रेड ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन कंटेनिंग नो न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन कैरिंग सेल्स होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। इनके साथ रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन भी मौजूद होती है। यूँ कह लें कि जब हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम बाहर से अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, वो असल में कैसे जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जाकर अब्जॉर्ब होती है। ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल के साथ हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल जो है वो अटैच होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो हेल्प करती है हम जो सांस बाहर से लेते हैं उनको खून के अंदर शामिल करने में। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब देख लेते हैं इनकी अमाउंट कितनी होती है, यानी कि काउंटिंग क्या है मेल्स में, फीमेल्स में और बच्चों में। मेल्स के अंदर 4.7 टू 6.1 मिलियन
सेल्स पर माइक्रोलीटर्स, जबकि फीमेल्स के अंदर 4.2 टू 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर्स। छोटे बच्चे जो होते हैं इन्फेंट्स, उनके अंदर कितनी इसकी अमाउंट है, 6 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर्स। Now we see the composition of RBCs. Mature RBCs do not contain mitochondria and nucleus. जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दे ओनली कंटेन हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या होती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर वाटर मौजूद होता है 65%, सॉलिड्स एंड सेमी सॉलिड्स मौजूद होते हैं ओनली 35%, हीमोग्लोबिन मौजूद होती है 33%, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ओनली प्रेजेंट इन द 2%। क्लियर हो गया कि कंपोजिशन क्या है रेड ब्लड सेल्स की, वाटर, सॉलिड्स एंड सेमी सॉलिड्स, हीमोग्लोबिन और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या मौजूद है, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रोल, क्रेटिनिन्स, फॉस्फोलिपिड्स, यूरिया और अमाइनो एसिड। Now we see the shape of red blood cells. Red blood cells की शक्ल क्या होती है। Erythrocytes are typically shaped as biconcave disc. सुर्ख ज़र्रात प्लेट यानी कि स्मॉल सेलुलर बाइकनकेव डिस्क की शक्ल में होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। अगर इनको आप देखा जाए इनकी शक्ल जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये चिपटे होते हैं एंड डिप्रेस्ड इन द सेंटर, और दरमियान में से ये जो है वो गहरे होते हैं। अगर इतराफ से देखा जाए तो हलाल यानी क्रीसेंट की सूरत में आपको ये नज़र आएंगे, और दरमियान से अगर आप इनको देखें तो ये जो है वो दरमियान में गहराई के तौर पे ये होते हैं। विद अ डम्बल शेप्ड क्रॉस सेक्शन, जब इनका क्रॉस सेक्शन से अगर स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इनकी जो शेप है वो हमें डम्बेल टाइप जो है वो नज़र आती है। ये आपको साथ में तस्वीर में भी नज़र आ रही है। ऊपर जो है वो फ्लैटेड शेप दिखाई गई है और नीचे वाली जो शेप है वो डम्बेल शेप दिखाई गई है। एंड अ टॉरस शेप रिम ऑन द एज ऑफ द डिस्क, और अगर आप इनके एजेस की तरफ से इनको देखें तो तब आपको जो इसकी शेप है वो टॉरस शेप नज़र आएगी। दिस डिस्टिंक्टिव biconcave shape optimizes the flow properties of blood in the large vessels, such as maximization of laminar flow and minimization of the platelet scatter. असल में इसकी जो शेप होती है जिसको हमने बाइकनकेव शेप का नाम दिया है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा खसूसियात मौजूद हैं। इस वजह से क्या खसूसियात होती हैं कि जब भी ब्लड जो है वो वेसल्स यानी कि शरियानों या वरीदों में से, नालियों में से जब ये खून गुजर रहा होता है तो तब ये वाली जो शेप है बाइकनकेव शेप, इसको ज़्यादा जो है वो आसानी के साथ गुजरने में मदद देती है। और इसके साथ इसकी जो बाकी शेप्स होती हैं, या यूँ कहने के बाइकनकेव शेप का दूसरा जो फंक्शन होता है वो ये है कि जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं खून के अंदर, उनको भी फैलने से यानी कि दूर दूर जाने से रोकता है। तो इस तरह आसानी जो है वो शरियानों और वरीदों यानी कि नालियों में से खून आसानी गुजर जाता है इस शेप की वजह से। तो ये क्वेश्चन वाइवे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेप ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या होती है। तो आपने उनको बताना है कि उनकी जो शेप है वो बाइकनकेव डिस्क होती है। साथ में अब एक बार तस्वीर को भी देखते हैं। अगर आप इस बाइकनकेव के एक सेल को देखें, एक शेप को निकाल के देखें, तो सेल का जो साइज़ है वो आपको 7.5 माइक्रोमीटर नज़र आएगा, ठीक है। जबकि अगर आप इसकी डम्बेल शेप को देखें और इसकी एक साइड देखें तो उसकी जो वन साइडेड है वो कितनी है, 2 माइक्रोमीटर्स। नेक्स्ट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स की ज़िंदगी कितनी होती है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज़ ओनली 120 डेज। सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की लाइफ जो है वो 120 दिन होती है। इन न्यूनेट बॉडी आरबीसीज हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन इज़ ओनली 70 to 90 डेज। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू नेट्स होते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकी लाइफ स्पैन 70 से 90 दिन का होता है। फॉर एनर्जी ऑफ आरबीसीज डिपेंड अपॉन प्लाज्मा ग्लूकोज। हो सकता है कि 120 दिन से पहले ही ये मर जाएं। अगर इनके अंदर एनर्जी जो हमें ग्लूकोज से मिलती है, प्लाज्मा ग्लूकोज से जो हासिल हो रही होती है, अगर वो एनर्जी हमें प्रॉपर मिलती जाए तो इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन तक रहता है। अगर इनको एनर्जी पीछे से ना मिले तो हो सकता है ये 120 दिन से पहले ही जो है वो डेड हो जाए। अब ये आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा
कि इतना ज़्यादा जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड चल रहा है, ये तो फिर 120 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा नया ब्लड कैसे बनता है। असल में ये जो नए सेल्स बनते हैं वो स्टार्टिंग से लेके पहले दिन से लेके उनके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैचुरेशन आती है और वो 120 दिन तक चलते हैं, और 120 दिन के बाद पुराने सेल्स की डेथ हो जाती है और इस तरह न्यू सेल्स जो होते हैं वो मार्जे वजूद में आते हैं, और इस तरह ये एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। तो क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ और सिर्फ 120 दिन। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज का बनना। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इंसानी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोड्यूस होते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस के दौरान। वो कौन सी स्टेजेस हैं वो देख लेते हैं। पहली स्टेज है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 1 to 3 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर का नाम दिया जाता है। इस दौरान आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम फेटल लाइफ। इस दौरान आरबीसीज जो है वो फीटल जो बेबी होता है छोटा, उसमें बनना शुरू हो जाते हैं। आरबीसीज प्रोड्यूस इन द योग सेक, और ये बनते कहाँ पर है, ये योग सेक के अंदर जो है वो बनते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि है 3 to 6 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, अगले 3 महीनों को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर का नाम देते हैं। आरबीसीज आर प्रोड्यूस मोस्टली इन लिवर, इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। इसके अंदर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ज़्यादातर जो है वो आरबीसीज वो जिगर में, स्प्लीन यानी कि तीली में और लिम्फ नोड्स में बनते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि है 6 to 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, आखिरी 3 महीनों को जो है थर्ड ट्राइमेस्टर का नाम दिया जाता है। ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर जो कि बिल्कुल नज़दीक होता है इंसान की पैदाइश के, उस दौरान जो आरबीसीज हैं वो बोन मैरोज में बनते हैं। इंसानी पैदाइश के बाद रेड ब्लड सेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो अब हम इस स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स ऑल बोन्स प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। जब इंसान 5 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उस वक़्त तमाम बोन्स रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। आफ्टर द एज ऑफ 20 बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स डज नॉट प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। लेकिन जैसे ही इंसान एडल्ट एज में जाता है यानी कि 20 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उस वक़्त जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं यानी कि लंबी हड्डियों की जितनी भी बोन मैरोज हैं वो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाती। आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स रेड ब्लड सेल्स आर मोस्टली प्रोड्यूस इन द मैरो ऑफ द मेम्ब्रेनियस बोन्स। और जब इंसान 25 साल की उम्र में पहुंचता है तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो जितनी भी बोन्स होती हैं मेम्ब्रेनियस बोन्स, उनके अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि लॉन्ग बोन्स जो है वो नहीं बनाती, सिर्फ मेम्ब्रेनियस बोन्स जो है वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं एट द एज ऑफ 25 ईयर्स और आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रेस एंड आइरियम। ये ऐसी बोन्स हैं जो कि मेम्ब्रेनियस बोन्स भी होती हैं और इनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है रेड ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फैक्टर्स नीडेड फॉर एरिथ्रोपाइसिस। एरिथ्रोपाइसिस यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि 2 अल्फाज का मुरक्कब है। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और पाइसिस कहा जाता है टू मेक। तो इस तरह एरिथ्रोपाइसिस का मतलब है रेड ब्लड सेल्स के बनने का अमल। पहला फैक्टर है विटामिन B12 इज़ असेंशियल विटामिन फॉर DNA सिंथेसिस। विटामिन B12 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है DNA की सिंथेसिस के लिए, यानी कि DNA के बनने के अमल के लिए। दूसरा फैक्टर है विटामिन C एंड फॉलिक एसिड, बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर एरिथ्रोपाइसिस। एरिथ्रोपाइसिस जो कि रेड ब्लड सेल्स के बनने का अमल है, उसके लिए 2 विटामिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, विटामिन C और फॉलिक एसिड। थर्ड फैक्टर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन का यूनिट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन की एक फॉर्म है, और इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए। लास्ट फैक्टर है इंट्रिंसिक फैक्टर, आयरन एंड सम हार्मोन्स आर आल्सो असेंशियल फॉर एरिथ्रोपाइसिस। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये आगे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे।
आयरन और सम हार्मोन्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं एरिथ्रोपाइसिस के लिए। अब आगे बात करते हैं एरिथ्रोपाइसिस की। एरिथ्रोपाइसिस इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज्ड ब्लड ऑक्सीजन, किडनी रिलीज एरिथ्रोपाइटन which stimulates red blood cells production in the red bone marrow in response to the decreased blood oxygen। जैसे ही खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है तो उस वक़्त जो गुर्दे होते हैं वो एक एरिथ्रोपाइटन रिलीज करते हैं। अब ये एरिथ्रोपाइटन क्या होता है? एरिथ्रोपाइटिन एक हार्मोन है जो कि गुर्दे रिलीज करते हैं, गुर्दे खारिज करते हैं। तो इस तरह ये बात इजी हो गई कि एरिथ्रोपाइसिस जो है ये जब खून के अंदर जब ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है तो उस दौरान गुर्दे जो हैं वो एरिथ्रोपाइटन रिलीज़ करते हैं, यानी कि एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो कि स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को। किसके अंदर? रेड बोन मैरो में। नाउ वी स्टडी द फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस इन रेड ब्लड सेल्स काउंट। फिजियोलॉजिकली से मुराद ये है कि हम जो डेली लाइफ के अंदर काम कर रहे होते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उस दौरान रेड ब्लड सेल्स की काउंट यानी कि उसकी अमाउंट के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा चेंजेस आती हैं, वो ज़्यादा होते हैं या वो कम होते हैं, वो हम इस स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वेरिएशन क्या है? डाययूरेनल वेरिएशन। डाययूरेनल कहा जाता है कि आप जो है वो सारे दिन के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर कितना चेंजेस जो है वो बॉडी में आता है। इन आरबीसीज अ 5% वेरिएशन अकर्स इन 24 आवर्स। 24 घंटों के दौरान तकरीबन जो है वो 5% चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। द काउंट इज़ लोएस्ट ड्यूरिंग स्लीप एंड अर्ली मॉर्निंग आवर्स एंड हाईएस्ट ड्यूरिंग इवनिंग। जब ये हम रात को सो रहे होते हैं तो उस वक्त जो है रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट या काउंटिंग जो है वो कम हो जाती है, और इसी तरह जैसे अर्ली मॉर्निंग होती है तो उस दौरान भी, यानी कि स्लीपिंग एंड अर्ली मॉर्निंग टाइम, ये वैसा टाइम होता है जिस दौरान रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग जो है वो तादाद जो है वो कम होती है। लेकिन हाईएस्ट ड्यूरिंग इवनिंग, लेकिन जैसे ही हम शाम के पिछले पहर में पहुंचते हैं तो उस वक्त आरबीसीज की जो काउंटिंग है यानी कि तादाद है वो बढ़ जाती है। अब चलते हैं सेकेंड वेरिएशन की तरफ जो कि है टेम्परेचर। आरबीसीज काउंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एन इंक्रीज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसी दौरान जो है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा रेज अप होता है, जिससे जो है वो रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग इंक्रीज हो जाती है। थर्ड इज़ द हाई altitude। आरबीसीज काउंट इंक्रीजेज एट हाई अल्टीट्यूड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाई अल्टीट्यूड से क्या मुराद है यहाँ पर के बुलंदी की तरफ। जैसे ही आप बुलंदी की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है तो आरबीसीज जो हैं वो भी अफेक्टिव होते हैं। फोर्थ इज़ द हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कहा जाता है डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को। तो जैसे ही डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, इन उस कंडीशन के अंदर इंक्रीजेज द रेड ब्लड सेल्स काउंट, इंक्रीज कर जाएंगे रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग। फिफ्थ इज़ द एक्सरेज। रिपीटेड एक्सरेज डिक्रीजेज आरबीसीज प्रोडक्शन बाय डिप्रेसिंग बोन मैरो एक्टिविटी। अगर आप बार बार एक्सरे करवाने की कोशिश करेंगे या करवाए जाएंगे तो उस दौरान क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्यों इफेक्टिव होगी? क्योंकि बोन मैरो के ऊपर अगर डायरेक्टली एक्सरेज पास करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि उस दौरान रेड ब्लड सेल्स जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी, तो प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के क्या काम होते हैं? फर्स्ट फंक्शन इज़ अ रेस्पिरेशन। निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदर रेड ब्लड सेल्स अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं वो अब हम इस स्लाइड में देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन। ये तो हमें पहले से ही पता है कि रेड ब्लड सेल्स खून के जो सुर्ख जरसोमे हैं उनके पास जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमो का मतलब होता है, हीम का लफ्ज़ जो है वो यूनानी ज़बान से निकाला गया जो कि हीम, जिसका मतलब होता है आयरन यानी कि रेड कलर, और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन को डिनोट करता है। ये क्या काम करती है? विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन जो है वो असल में ट्रांसपोर्ट का काम करती है। किसको ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। इट आल्सो कंटेन्स अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स विच एसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रेस्पिरेशन के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इसके साथ जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भी मौजूद होते हैं
जो कि क्या काम करते हैं वो इस रिएक्शन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। क्या हुआ कि आपने ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले लिया, वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। उस मॉलिक्यूल के ऑपोजिट जो है वो एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा। कौन सा रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस मॉलिक्यूल के साथ जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल भी अटैच है। तो इस तरह क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब अटैच हुआ तो H2CO3 का मॉलिक्यूल जो है वो बना। जैसे ही दोबारा से इसके अंदर चेंजेस आती हैं तो फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगी और कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है वो अलहदा हो जाएगा, जो कि सांस के अमल के ज़रिए जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। दिस हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स इन HCO3 फॉर्म। ये असल में हेल्प करते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है वो हेल्प आउट करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के अंदर। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं? टिश्यू से तो लंग्स की तरफ, यानी कि टिश्यू से लेके फेफड़ों तक। किस शक्ल में करते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की फॉर्म के अंदर, HCO3 की फॉर्म में। अब देख लेते हैं दूसरा फंक्शन रेड ब्लड सेल्स का क्या है, एसिड बेस बैलेंस। RBCs help to maintain acid-base balance by buffering action of hemoglobin and other intracellular buffers. रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एसिड बेस बैलेंस के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्लेस करते हैं बफरिंग एक्शन की मदद से। बफरिंग एक्शन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और इसके साथ कुछ हमारे सेल्स के अंदर भी बफर्स मौजूद होते हैं, उनकी मदद से ये एसिड बेस बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा अपना जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। अब देख लेते हैं थर्ड फंक्शन, जो कि है मेंटेन आयनिक बैलेंस। RBCs मेंटेन आयनिक बैलेंस बाय स्पेशल परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आयनिक, जो हमारी बॉडी के अंदर आयन सिस्टम चल रहा है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो बैलेंस है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करते हैं। वो कैसे मेंटेनेंस करते हैं? रेड ब्लड सेल्स जो हैं, ये जो सेल्स मौजूद हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनके ऊपर भी जो है सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अगर सेल के अंदर कोई पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गया है या नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गया है तो वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से उनको बाहर रिलीज़ कर देंगे और अपना जो बैलेंस है वो प्रॉपर कर लेंगे। तो इसको कहा जाता है मेंटेन आयनिक बैलेंस। फोर्थ फंक्शन है विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। RBCs हेल्प टू मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वही असल में जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है, यानी कि उसकी जो थिकनेस होती है, उसको मेंटेन करने के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। फिफ्थ और उसका लास्ट जो फंक्शन है वो है RBCs एंड रिडॉक्स रेगुलेशन। द मेन फंक्शन ऑफ RBCs इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। सबसे जो मेन फंक्शन है या मेन काम है रेड ब्लड सेल्स का वो यही है कि ऑक्सीजन को जो है वो फेफड़ों से लेके टिश्यूज तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करना। वेयर इट इज़ यूज एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ATP सिंथेसिस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सूरत के अंदर जो है वो ये यूज़ होते हैं और ATPs को ये सिंथेसिस करते हैं। कहाँ पे ATPs की सिंथेसिस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे ATP सिंथेसिस होते हैं, ये एक पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसको हम किसी और सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये थे फंक्शंस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। Now we studies the what is hemoglobin. Hemoglobin is red. हीमोग्लोबिन सुर्ख रंग के अंदर पाई जाती हैं। ये आपको साथ में लगी डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि हीमोग्लोबिन का कलर जो है वो रेड है। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन जो है वो असल में एक पिगमेंट है जो कैरी करता है ऑक्सीजन को, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने के अंदर अपना रोल प्ले करता है। It consists of 4% हीम एंड ग्लोबिन इज़ 96%। हीमोग्लोबिन जो है वो असल में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हीमो जो है वो यूनानी ज़बान से निकाला गया है, जो कि है हीम, जिसका मतलब होता है आयरन और रेड कलर। ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होती है। तो इस तरह हीमोग्लोबिन के अंदर 4% हीम है और 96% जो है वो ग्लोबिन मौजूद है। नाउ वी सी इट द व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। अगर मेल्स में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो 14 से लेकर 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर पाई जाती है। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो 12 to 14 ग्राम्स पर 100 ml, और अगर फीटस और न्यू बॉर्न बेबी के अंदर देखा जाए तो ओनली 23 ग्राम्स पर 100 ml जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं।
रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ज़वाबित और उसकी हिकमत अमली। रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन डिपेंड्स अपॉन द काउंट ऑफ आरबीसीज, सो इट्स रेगुलेशन डिपेंड्स अपॉन आरबीसीज रेगुलेशन। हीमोग्लोबिन जो है वो असल में डिपेंड करती है आरबीसीज की तादाद के ऊपर। तो इस तरह क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन इज डिपेंड्स अपॉन आरबीसीज रेगुलेशन। नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन क्या होती हैं। एनी कंडीशन फैक्टर्स दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द आरबीसीज काउंट विल अफेक्ट द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। कोई भी फैक्टर, कोई भी चेंजेस, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो या चाहे वो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो, किसी भी वजह से अगर जो है वो आरबीसीज की तादाद कम हो जाती है या तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो इन दोनों सूरतों में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो अफेक्ट होगा, उसके ऊपर असरअंदाज पड़ेगा। तो इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की साख्त क्या होती है। अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो एक डायग्राम नज़र आ रही है जो कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन के इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको 4 मुख्तलिफ कलर नज़र आ रहे हैं। ये 4 मुख्तलिफ कलर असल में 4 मुख्तलिफ चेन्स बनाते हैं। नीचे वाली दोनों चेन्स को अल्फ़ा चेन कहा जाता है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के नाम से, और ऊपर वाली दोनों चेन्स को बीटा चेन्स कहा जाता है, बीटा 1 और बीटा 2 के नाम से। इन चेन्स के अंदर आपको आयरन भी नज़र आ रहा है और हीम भी, जो कि गोल गोल जो है वो शक्ल के अंदर दिखाए गए हैं। इसके साथ अगर राइट साइड पर देखा जाए तो एक केमिकल नमा स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। आपने इस केमिकल नमा स्ट्रक्चर को बिल्कुल एज सच ही जो है वो याद करने की और ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। सिर्फ यहाँ पर बात याद रखने की यही ज़रूरत है कि इसके अंदर कितनी चेन्स होती हैं। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो 4 चेन्स होती हैं, या यूँ कह लें कि 2 टाइप की चेन्स होती हैं, अल्फ़ा चेन्स और बीटा चेन्स। इनकी आगे मज़ीद कितनी टाइप होती हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और इस तरह बीटा की भी 2 चेन्स होती हैं, बीटा 1 और बीटा 2। फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं किसकी सिंथेसिस के लिए, ग्लोबिन की। ग्लोबिन असल में क्या है, हीमोग्लोबिन का ही एक पार्ट है और ये प्रोटीन है। सेकेंड इज़ द मेटल्स। मेटल्स आर एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। मेटल्स जो हैं वो भी ग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। थर्ड इज़ द विटामिन्स। विटामिन B12 एंड विटामिन C आर नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। दो ऐसे विटामिन जो कि विटामिन B12 और विटामिन C हैं, ये दोनों भी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। फर्स्ट फंक्शन इज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। It is essential for oxygen carriage. It combines reversibly and loosely with oxygen and supplies tissues from the lungs in the form of oxyhemoglobin. हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, या यूँ कह लें कि हीमोग्लोबिन इज़ अ कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन। असल में होता कैसे है ये, जैसे ही हम सांस लेते हैं यानी कि रेस्पिरेशन का अमल होता है, तो ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल जैसे ही लंग्स में जाता है तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन है ये आपस में अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन मदद करती है ऑक्सीजन की कि उसको मालिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर। होता क्या है कि ये एक रिवर्सिबली प्रोसेस होता है, यानी कि ये मालिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन जो है वो अटैच भी हो जाता है, और उसके बाद हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल को जहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है कि ऑक्सीजन के मालिक्यूल को यहाँ पर ज़रूरत है, मैं इसको छोड़ दूँ, और वो इस तरह क्या होता है कि मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो वहीं पर रह जाता है और हीमोग्लोबिन उसको छोड़ के आगे चली जाती है। तो ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक लूजली प्रोसेस होता है। इस दौरान क्या है, ऑक्सीजन का मालिक्यूल अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और वहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर ऑक्सीजन का मालिक्यूल रुक जाता है और हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये असल में सप्लाई कहाँ से कैसे करते हैं, ये टिश्यूज़ फ्रॉम द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी कहते हैं ऑक्सीजन को, और हीमोग्लोबिन जो है वो पता है आपको, हीमो कहते हैं रेड को, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। जब ऑक्सीजन का मालिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है तो उस फॉर्म को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
Second function is the carbon dioxide transport. Carried some amount of carbon dioxide to the lungs from the tissue. अब क्या है, पहले हमने बात की कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, अब हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की। जब हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, तो जो ऑक्सीजन का मालिक्यूल अंदर जाएगा वो उसके साथ तो हीमोग्लोबिन अटैच होगी, और क्या होगा कि हीमोग्लोबिन अटैच होने के साथ वो अपना सफ़र शुरू कर देगा। जैसे ही वो अपना सफ़र शुरू करेगा, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो ऑक्सीजन का मालिक्यूल वहीं पे रुक जाएगा, और उसकी जो गाड़ी है वो हीमोग्लोबिन जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। अब क्या हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन का मालिक्यूल वहाँ पे रुका, उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल वहाँ से खारिज हुआ। तो हीमोग्लोबिन ने उस कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल को अपने अंदर बैठाया, और फिर जो है वो लंग्स तक जो है वो, यानी कि टिश्यू से वापस लंग्स तक जो है वो उसको लेने के अंदर अपना रोल प्ले किया। थर्ड फंक्शन इज द एसिड बेस बैलेंस। ड्यू टू द ग्लोबिन फंक्शन, it acts as a strong buffer and helps to maintain the pH of the blood. एसिड बेस बैलेंस के अंदर भी हीमोग्लोबिन अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ये एक स्ट्रॉन्ग बफर के तौर पर काम करती है, जो कि पीएच, जो ब्लड की पीएच होती है उसको मेंटेन करने के अंदर अपना एक बहुत ज़्यादा इसका काम होता है। फोर्थ फंक्शन इज़ द पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में आ जाता है बिलिरुबिन्स। Different pigments of bile, stool, urine, etc. are formed from hemoglobin and excreted through the urine and stool. बहुत ज़्यादा ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन की मदद से जो है वो बनते हैं। वो कौन से पिगमेंट्स हैं? बाइल है, स्टूल है, यूरिन है। और फिर ये एक्सक्रीट कैसे होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द यूरिन एंड द स्टूल एंड द फेसेस, ये हमारे बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। इस स्लाइड में सारी समरी बयान की गई है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की असल में समरी है, कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है और उसके बिलमुकाबिल कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज़ होती है हमारे लंग्स में से और पेरिफेरल टिश्यूज़ में से। तो सबसे पहले जो है वो हम लेफ़्ट साइड से इस डायग्राम को स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड के सबसे ऊपर वाली जो डायग्राम है उसको अगर आप गौर से देखें, तो ये जो असल में इस स्लाइड के अंदर दिखाए गए वो दिखाए गए हैं 4 किस्म के रेड ब्लड सेल्स। ये 4 किस्म के रेड ब्लड सेल्स के दरमियान में ये साइकिल कैसे चलता है, वो असल में इस डायग्राम की मदद से हमने समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले अगर आप लेफ़्ट साइड पर ऊपर वाली डायग्राम में देखें, तो आपको जो है वो पिंक कलर के अंदर जो है वो बाहर से नज़र आ रही है लाइन, जो कि है पल्मोनरी कैपिलरीज। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो लंग्स के अंदर पाई जाती हैं। उसके अंदर एक रेड ब्लड सेल का मालिक्यूल प्रेजेंट है। अब एक मालिक्यूल बाहर से आया है ऑक्सीजन का। जैसे ही ऑक्सीजन का मालिक्यूल रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाएगा, उसके साथ फ़ौरन ही जो है वो हीमोग्लोबिन अटैच हो जाएगी। जैसे ही हीमोग्लोबिन अटैच हो जाएगी तो वो बन जाएगा ऑक्सीडाइज या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो आगे चला गया। अब साथ वाली राइट साइड की ऊपर वाली डायग्राम की तरफ आ जाएं। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो है यहाँ पर अटैच है। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरत है किसको? पेरिफेरल टिश्यूज़ को। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का मालिक्यूल आगे चला जाता है और हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल वहीं पर रुक जाता है। तो ऑक्सीजन कहाँ चलेगी? वो आगे की तरफ चलेगी। ये जो आपको आगे छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं जो कि पेरिफेरल टिश्यूज़ के बॉक्सेस हैं, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो है वो चला गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही ऑक्सीजन का मालिक्यूल पेरिफेरल टिश्यू को मिलेगा, उसके मुकाबले में एक मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल रिलीज़ हुआ, वो वापस आया सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर। सिस्टमिक कैपिलरी के साथ क्या हुआ कि उसने आगे जाकर हीमोग्लोबिन, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है उसके अंदर साथ जाके ये अटैच हो जाएगा। जैसे ही वो ये उसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये HbCO2 का मालिक्यूल जो है वो बन जाएगा। इस मालिक्यूल के अंदर जो है वो वाटर की एडिशन हो जाती है, यानी कि पानी इसके साथ एड अप होता है। जैसे ही पानी इसके साथ एड अप होगा तो ये बन जाएगा H2CO3 का मालिक्यूल। अब ये जो H2CO3 है ये आगे ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये बन जाता है हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3। अब ये जो HCO3 है ये यहाँ से खारिज हो जाती है, और इसके खारिज होने से एक मालिक्यूल और एंटर होता है क्लोराइड का, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का जो बैलेंस है वो मतवाजी रहता है। अब इसके साथ जो H बचा था वो H दोबारा फिर से हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से इनका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं फिर हम अपनी लेफ़्ट साइड वाली डायग्राम पर।
यहाँ पर जो है वो हमारा एच और HB और हीमोग्लोबिन जो है वो बनी थी। अब देखते हैं साथ वाली स्लाइड के अंदर कि वहाँ क्या होता है। यहाँ पर जो है वो HbCO2 मालिक्यूल जो कि आपको पहले वाली स्लाइड में नज़र आ रहा है, उसके अंदर अटैचमेंट हुई हुई है। तो यहाँ पर जो है वो HB अलहदा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल जो है वो अलहदा हो जाएगा। जबकि दूसरा जो मालिक्यूल था हमारा HB और H पॉजिटिव, उसमें भी हीमोग्लोबिन अलहदा हो जाएगी और H पॉजिटिव जो है वो अलहदा हो जाएगा। और वो जो HCO3 मालिक्यूल जो हमने रिलीज़ किया था साथ वाली तस्वीर के अंदर, वो दोबारा फिर से जो है वो अंदर एंटर होगा और क्लोराइड का मालिक्यूल जो है वो बाहर चला जाएगा। तो जैसे ही वो अंदर एंटर होगा उसके साथ जो है हीमोग्लोबिन वाला HB साथ अटैच हो जाएगा। तो ये फिर बन जाएगा H2CO3। इसके अंदर से फिर से वाटर जो है वो निकल आएगा और पीछे सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस के ज़रिए नाक के ज़रिए बाहर खारिज कर दी जाएगी। ये थोड़ी सी आपको तस्वीर मुश्किल लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने शुरू कैसे करनी है वो असल में आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन का मालिक्यूल अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। ये आपको किधर नज़र आ रहा है? लेफ़्ट साइड के ऊपर ऊपर वाली जो तस्वीर है पहली, वहाँ नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर से आपने क्या करना है, उसको पहुँचा दिया, उसको मालिक्यूल को टिश्यू तक पहुँचा दिया। किधर पहुँचाया? ये आपको राइट साइड पर ऊपर वाली तस्वीर में नज़र आ रहा है। फिर आपने नीचे वाले आ जाना है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे बॉडी से रिलीज़ होती है, वो असल में नीचे वाली दोनों तस्वीरों के अंदर जो है वो वाज़िया तौर पर बयान किया गया है। तो ये पार्ट 1 था ब्लड का, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही किया है। आगे आने वाली मज़ीद ब्लड की जो जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके अंदर ब्लड को डिटेल के अंदर स्टडी करने की कोशिश करेंगे।